नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल DS एकेडमी में। मैं डॉक्टर सुदेश कांतेजा आपके लिए लेकर चल रही हूँ TCT PGT हिंदी का संपूर्ण क्रैश कोर्स, वो भी निःशुल्क। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, आपको वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं तो जितना हो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए, या जो भी आपके पास पब्लिकली प्लेटफॉर्म है आप उस पर शेयर कर सकते हैं। जो कैंडिडेट नए जुड़ रहे हैं, सुझाव इतना ही है कि प्लेलिस्ट आपकी सुविधा के लिए बनी हुई है। आप प्लेलिस्ट में जाकर शुरू से क्लासेस देखिए, आपकी तैयारी यकीनन बहुत बेहतर होगी। इसी के साथ में यदि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन होना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं। अब बात करते हैं आपके फीडबैक की। वो तो हमें मिल ही नहीं रहा है, लेकिन हम आपको प्रतिदिन क्लासेस दे रहे हैं। कुछ रिक्वायरमेंट आ रही थी कि डिमांड थी कैंडिडेट की कि मैम क्लास बढ़ा दीजिए। देखिए, क्लास बढ़ाना और कम करवाना ये आपकी अपनी प्रतिक्रिया पर निर्भर करता है। आप जैसा फीडबैक देंगे वैसी आपकी क्लासेस चलेंगी। और यही है कि आप पहली क्लास नहीं देख पाते हैं, मतलब 3, 4, 5 घंटे के बाद भी। और हाँ, थोड़ी सी अस्त व्यस्तता है क्योंकि बारिश का मौसम है और नेटवर्क इशू बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, इसीलिए क्लासेज टाइमली अपलोड नहीं हो रही हैं। ठीक है, तो आप परेशान ना होइए, क्लास आपको दी ही जाती है। थोड़ा लेट हो सकता है तो आप रोक के देख सकते हैं, ज़्यादा नहीं, 45-40 मिनट की आपकी क्लास होती है। लेकिन साथ ही के साथ देखिए, आप आगे बढ़ने से बेहतर है कि पिछला भी रिवीजन आप करते हुए चलिए। ठीक है, तो जो भी कैंडिडेट की ये था कि मैम क्लासों की संख्या बढ़ा दीजिए, प्रयास है क्लासों की संख्या बढ़ाने का, लेकिन आप अपना फीडबैक बढ़ाइए, वैसे ही क्लासों की संख्या बढ़ा दी जाएगी। इसी के साथ में हमने टेस्ट सीरीज शुरू की है आपकी तैयारी को बेहतर करने के लिए। तो जो भी कैंडिडेट नए जुड़ रहे हैं, उनको जानकारी नहीं हो तो आप हमारी टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज जो है वो पेड है और 125 प्रश्नों की श्रृंखला को लेते हुए 50 टेस्ट पेपर हम आपको देंगे और एकदम नवीन पैटर्न पर आधारित हैं। नवीन ही तथ्यों से हम आपको उसमें रूबरू कराएंगे। और वो जो आपकी टेस्ट सीरीज़ है वो मात्र 500 रुपये की है, जिसमें यदि आप प्रति टेस्ट पेपर, आपको लगता तो होगा कि मैम 500 रुपये का टेस्ट सीरीज़ है, लेकिन देखिए, प्रति टेस्ट पेपर यदि आप निकालेंगे तो आपको 10 रुपये ही पे करना पड़ेगा। और इसी के साथ में आपकी तैयारी, जब आप 2-3 टेस्ट पेपर जब आप दे लेते हैं, क्योंकि अभी तक 3 टेस्ट पेपर हो चुके हैं, चौथा टेस्ट पेपर आने वाला है, तो आप खुद ब खुद समझ जाएंगे कि आपको तैयारी किस स्तर से करनी है। या जब आप अपना नोट्स पढ़ेंगे जो हमने पढ़ाया है, या आप जो भी किताब पढ़ रहे होंगे, चाहे वो मूल पुस्तक हो चाहे वो सहायक पुस्तक हो, हमने दोनों की लिस्ट, दोनों की जो किताबों की जो लिस्ट है वो एक वीडियो बनाई है जो प्लेलिस्ट में ऐड है। कुछ कैंडिडेट थे जिनके कहना था कि मैम हमें किस विषय, किस पुस्तक को भाषा विज्ञान के लिए पढ़ें, किसको व्याकरण के लिए पढ़ें, तो वो आप वीडियो देख लीजिए। प्लेलिस्ट में जाइएगा, थोड़ा सा आपको कष्ट होगा, आपको प्लेलिस्ट ऊपर नीचे करनी पड़ेगी और वहाँ पे आप देखेंगे TCT PGT और बाकी के लिए जो किताबें हैं एक वीडियो में है। बहुत संक्षेप में हमने आपको दिया है और ये भी बताया है कि कौन कौन से पोर्शन आपके किस किस पुस्तक से कंप्लीट हो सकते हैं। ठीक है, तो आप जो भी किताब पढ़ेंगे वो उसमें आपकी दृष्टि अलग हो जाएगी जब आप इतने सारे प्रश्नों से रूबरू हो जाएंगे। ठीक है, 300, 400, 500 प्रश्नों से जब आप रूबरू हो जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि अब हमें किस दृष्टि से अपनी किताब को पढ़ना है, और वैसे ही आप अपनी तैयारी को और आगे जोर शोर पे बढ़ा देंगे। ठीक है, तो जो भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, आप उस पर कॉल कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा चार्ज नहीं है। यदि आप परिचित हो जाते हैं, जो नए कैंडिडेट बैठ रहे हैं, बहुत सारे सोचते हैं कि पेपर कैसा आएगा, तो भैया पेपर का स्तर देखने के लिए आप आ जाइएगा। मतलब जो भी टेस्ट पेपर हैं उसमें आपको हर तरह के प्रश्नों से, सरल, कठिन, मध्यम, हर तरह के प्रश्नों से रूबरू कराया जा रहा है। कहीं पे आपका डाउट रहता है, आप हमें व्हाट्सएप चैट ओपन की जाती है, आप वहाँ पे हमें मैसेज दे सकते हैं। वो इसलिए कि अगर आपको लग रहा है कि विकल्प, इस प्रश्न का ये विकल्प ना होकर ये विकल्प है, तो उसमें आप हमसे प्रमाण मांग सकते हैं। प्रामाणिक पुस्तकों से ही आपका टेस्ट पेपर तैयार किया जा रहा है। तो ठीक है, चलिए बात करते हैं आज के टॉपिक की। आज हमें लग रहा है कि हम द्विवेदी युग की अंतिम क्लास कंप्लीट करेंगे। थोड़ा सा विस्तृत हो जाएगी, लेकिन आप हमारे साथ बने रहिएगा। वैसे तो आप हमारे साथ बने ही रहते हो, छोटी क्लास रहे या बड़ी क्लास रहे, मैं आपके इस स्नेह की तो आभारी ही रहती हूँ। तो चलिए बात करते हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर की। ये वो कवि हैं जो द्विवेदी युग में ब्रजभाषा के एक सशक्त कवि हैं।
इन्होंने जैसे कि खड़ी बोली है तो उसके जो समर्थक थे, जैसे महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, मैथिली शरण गुप्त हैं, या और भी अन्य हैं जिन्होंने खड़ी बोली का समर्थन किया था और खड़ी बोली को आगे बढ़ाने में अपना बहुत ज़्यादा योगदान दिया था। तो उनको ये हठी एवं मूर्ख भी इन्होंने यहाँ तक भी कहा है, क्योंकि ये कृष्ण की भक्ति में इतने रमे हुए हैं ब्रज भाषा में कि इनको बाकी जो खड़ी बोली एक लठ मार बोली कही जाती है। आप देखेंगे जब कोई पश्चिमी उत्तर प्रदेश का पूर्वी उत्तर प्रदेश में जाता है तो जब वो बोलता है तो उसको ऐसे लगता है कि आप काहे हमसे लड़ रहे हो भाई। ये चीज़ वास्तविकता है। यदि आप इलाहाबाद जैसे शहर में है तब आप देखेंगे कोई पश्चिमी उत्तर प्रदेश का है और पूर्वी उत्तर प्रदेश यानी कि इलाहाबाद के आसपास के किसी भी एक सज्जन से वो बात कर रहा है तो दोनों की बातों में बहुत अंतर रहेगा। क्योंकि जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, मेरठ प्रांत, मुरादाबाद मंडल के पास का, तो जैसे मैं तो खड़ी बोली एकदम रहेगी, और जब जैसे ही आप पूर्वी उत्तर प्रदेश के वहाँ के सज्जन से बात करेंगे तो थोड़ी जो बातों में है वो रिदमता रहेगी, तारतम्यता रहेगी। तो ऐसे लगता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जब बोलता है तो सामने वाले को लगता है पूर्वी उत्तर प्रदेश वाले को बोले लड़ रहा है, जबकि वो लड़ता नहीं है। लेकिन क्या करें, उसकी भाषा ही है खड़ी बोली। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर की। रत्नाकर इनका उपनाम है। आप ध्यान रखिएगा, उपनाम की लिस्ट के लिए हमने बोला है, आप बना लीजिएगा। 1886 ईस्वी में जन्म हुआ है, कहाँ? काशी में। निधन हुआ है 1932 ईस्वी में, कहाँ? तो दूसरा मोक्ष स्थल है हरिद्वार। ठीक है, तो हरिद्वार में पावन पुनीत धरती है, हरिद्वार में इनका निधन हुआ है और काशी में इनका जन्म हुआ था। इनके काव्य गुरु की बात कर ले तो भारतेंदु हरिश्चंद है। ठीक है, गुरु की ही बात करें तो भारतेंदु हरिश्चंद है। रत्नाकर इनका उपनाम था। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। ये उर्दू में जकी उपनाम से कविताएं करते थे। देखिए, ये उर्दू नाम वाला भी आपको कन्फ्यूजन करेगा, इसीलिए उर्दू नाम वालों का भी आप एक अलग से नोट्स बना लीजिएगा, मतलब एक अलग से पेज पे आप नोट कर लीजिएगा इन तथ्यों को। ठीक है, बात कर लेते हैं। इन्होंने खड़ी बोली के समर्थकों को हठी एवं मूर्ख कहा है। कहीं है कि हठी है, मूर्ख हैं जो खड़ी बोली का समर्थन करते हैं। क्यों? क्योंकि खड़ी बोली बहुत लठमार है और ब्रज भाषा में क्यों नहीं लिखते हैं, कितनी रम्यता में एक सार में कोमल भावों की अभिव्यंजना वो करती है। ठीक है, रचनाओं में बात कर लेते हैं तो हिंडोला महत्वपूर्ण है इनकी 1894 की, हरिश्चंद भी महत्वपूर्ण है, कलकाशी 1895 की, गंगा अवतरण ये भी महत्वपूर्ण है, और उद्धव शतक इसको भी आप नहीं छोड़ सकते 1929 की। मुक्तक में बात कर ले तो रत्नाष्टक है, वीराष्टक है, प्रकीर्ण पदावली है और गंगा लहरी और विष्णु लहरी। यहाँ पे गंगा लहरी ही ज़्यादा महत्वपूर्ण थी, ऊपर वाली सभी रचनाएं जो हैं वो महत्वपूर्ण हैं। बात कर लेते हैं बिहारी सतसई की। जो बिहारी सतसई है हमने पढ़ा है आपने, तो बिहारी सतसई की जो सबसे प्रामाणिक टीका मानी गई है वो बिहारी रत्नाकर। किसने लिखी है? जगन्नाथ दास रत्नाकर ने। बिहारी रत्नाकर की जो टीका है, बिहारी रत्नाकर जो टीका है बिहारी सतसई की, ये जगन्नाथ दास रत्नाकर ने लिखी है और सबसे ज़्यादा प्रामाणिक भी यही रचना मानी गई है। जो इनकी टीका है वो यही मानी गई है। पोप की रचना है एसे ऑन क्रिटिसिज्म का समालोचना दर्श नाम से 1919 में, और किस भाषा में है ये महत्वपूर्ण है, ब्रज भाषा में अनुवाद किया है। किसने? जगन्नाथ दास रत्नाकर ने, क्योंकि भाई ब्रज भाषा के कवि हैं तो इन्होंने ब्रज भाषा में अनुवाद किया है। कब? 1919 में। किसकी रचना का? तो पॉप की रचना है एसे ऑन क्रिटिसिज्म। इसका किस नाम से किया है? समालोचना दर्श नाम से। प्रश्न कई बार बन चुका है टीजीटी पीजीटी में, आगे भी बनने की संभावना है। आधुनिक ब्रज भाषा में त्रयी, आधुनिक ब्रज भाषा के त्रयी के रूप में यदि आप देखेंगे, जैसे कि महाकवि की त्रयी, भृत कवि की त्रयी या नई कहानी की त्रयी, इस तरह से, तो ब्रज भाषा की त्रयी में जो आप देखेंगे भारतेंदु हरिश्चंद है पहले, दूसरे सत्यनारायण कविरत्न है और तीसरे जगन्नाथ दास रत्नाकर। तो इन तीनों को ब्रज भाषा की त्रयी कहा जाता है आधुनिक में। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। जितना यहाँ महत्वपूर्ण है उतना ही पढ़ेंगे, परीक्षा कभी भी आ सकती है, इसीलिए चलिए देखिए, आप भी थोड़ा सा स्पीड अपनी बढ़ा दीजिएगा। मूल किताबें अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हैं, आप नहीं खरीद पा रहे हैं, तो सहायक किताबें वीडियो देख के आप ले लीजिए। ठीक है, क्योंकि वहाँ से आपको बहुत लाभ होगा। बात कर लेते हैं आगे लाला भगवान दीन की। लाला भगवान दीन, दीन जो है इनका उपनाम है।
लाला भगवान दीन। समय की बात करें तो जन्म है इनका 1866 ईस्वी। 1866 ईस्वी। कहाँ? फतेहपुर और आपका उत्तर प्रदेश। फतेहपुर कहाँ? उत्तर प्रदेश में। निधन हुआ है इनका 1930 में। निधन 1930 में। ये उर्दू में दीन उपनाम से लिखते थे, यानी कि कविताएं लिखते थे। वो आप खुद से भी नोट कर सकते हैं जी। ये हिंदी शब्द सागर के संपादक मंडल में शामिल थे। आगे बात कर लेते हैं, इन्होंने लक्ष्मी नामक पत्रिका का संपादन किया था। इन्होंने लक्ष्मी नामक पत्रिका का संपादन किया था। रचनाओं की बात कर लेते हैं तो रचनाओं में बात करें तो पहले नंबर पे है वीर छत्राणी, दूसरी है वीर बालक और तीसरी है आपकी वीर पंचरत्न। और ये जो तीनों रचनाएं हैं ये इनकी प्रबंधात्मक खंड काव्य है। ये जो तीनों हैं आपकी वीर छत्राणी, वीर बालक और वीर पंचरत्न, ये तीनों प्रबंधात्मक खंड काव्य हैं। आगे बात कर लेते हैं नवीन बीन, इन्हीं की रचना है। चौथे नंबर पे नवीन बीन 1926 की ये रचना है और ये राष्ट्रीय भावना से संबंधित इसमें कविताएं लिखी गई हैं। कितनी कविताएं हैं? 63 कविताएं राष्ट्रीय भावना से संबंधित। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। टीका इन्होंने लिखी है तो टीकाएं में देख लेते हैं। पहली है रामचंद्रिका की भी टीका इन्होंने लिखी है। कवि प्रिया के बाद में यदि बात करें तो कवितावली, दोहावली, काउंटिंग छोड़ दीजिएगा, बिहारी सतसई, ये इन्होंने टीकाएं लिखी हैं। और एक है बिहारी और देव नाम से इन्होंने आलोचना लिखी है। बिहारी और देव नाम से आलोचना लिखी है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं बाल मुकुंद गुप्त। बाकी तो हम इनको उसमें भी देखेंगे एक बार निबंधों में। तो 1865 से 1907, देखिए हम बार बार कह रहे हैं कि आप कोरिलेट करते हुए चलिएगा। 1907 में कई रचनाकारों का निधन हुआ है। गुड़ियानी रोहतक, इनका जो जन्म हुआ था वो गुड़ियानी रोहतक, और ये रोहतक कहाँ है आप सभी परिचित हैं, तो हरियाणा। ठीक है, ये भारतेंदु व द्विवेदी युग के संधि कवि माने जाते हैं। उपनाम की बात कर लें तो शिव शंभु इनका उपनाम था,
यानी कि शिव शंभू के चिट्ठे नाम से ये लिखते थे, इसीलिए। स्फुट कविताओं में बात कर लें, स्फुट कविताएं इसमें बात करें तो 42 कविताओं, स्फुट कविताएं 42 कविताओं का संकलन है ये मुख्यतः निबंधकार हैं। ये मुख्यतः निबंधकार हैं, ये भी प्रश्न बन जाता है। आगे है लॉर्ड कर्जन पर व्यंग्य करते हुए शिव शंभू के चिट्ठे और खत निबंध लिखे। चिट्ठे और खत निबंध लिखे थे। पत्रों में बात कर लें तो इन्होंने जो पत्रों का संपादन किया है, अखबारे चुनार, नया जमाना, हिंदुस्तान, इसके बाद में भारत मित्र, और भारत प्रताप। इन पत्रों का ये पत्र इन्होंने निकाले थे। चलिए आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर देखते हैं। बात कर रहे हैं लाला भगवान दीन की। दीन उपनाम है, हम बार बार कह रहे हैं। जन्म 1866 ईस्वी में, कहाँ? फतेहपुर, उत्तर प्रदेश में हुआ। निधन 1930 में। ये दीन उपनाम से कविताएं लिखते थे, ठीक है। किसमें? उर्दू में। यहाँ से भी प्रश्न बनता है कि निम्न में से किसने किस नाम से उर्दू में रचनाएं नहीं लिखी हैं। देखिए, दीन है, रसा है, जकी है, ये नाम आपको देखने को मिलेंगे। और साथ ही में हो सकता है कि जैसे कि त्रिशूल नाम से कवि ने देशभक्ति संबंधी रचनाएं लिखी हैं, तो वो उर्दू की ना लिख उर्दू में प्रश्न रख देगा। घुमा कहीं से भी सकता है। देखिए, जहाँ पे 3 तथ्य को रिलेट कर जाते हैं, वहाँ से आप मान के चलिए कि प्रश्न बनने की संभावना हो सकती है, ठीक है। हिंदी शब्द सागर, ये हिंदी शब्द सागर के संपादक मंडल में शामिल थे। कौन? आपके लाला भगवान दीन। इन्होंने लक्ष्मी नामक पत्रिका का संपादन किया था। लक्ष्मी पत्रिका किसने निकाली थी? तो लाला भगवान दीन ने। रचनाओं में वीर छत्राणी, वीर बालक और वीर पंचरत्न, ये रचनाएं प्रबंधात्मक खंड काव्य हैं। नवीन बीन थोड़ी सी महत्वपूर्ण हो जाती है, और ये 63 कविताएं इसमें जो है राष्ट्रीय भावना से संबंधित हैं। टीकाओं की बात कर लें तो रामचंद्रिका की टीका इन्होंने लिखी है, थोड़ा महत्वपूर्ण है। कवि प्रिया, कवितावली, दोहावली, बिहारी सत्सई। यहाँ से प्रश्न कैसे बनेगा, सोच लीजिए। यहाँ पे प्रश्न बनेगा, निम्नलिखित में से किसकी टीका लाला भगवान दीन ने नहीं लिखी है? अब इतनी सारी की लिखी है, हो सकता है तुलसीदास की कोई अन्य रचना मिल जाए, ठीक है, या किसी अन्य कवि की भी रचना यहाँ पे मिल सकती है, क्योंकि रामचंद्रिका केशव की रचना है। कवि प्रिया, कवितावली, दोहावली, ये दोनों तुलसीदास की हैं, और बिहारी सत्सई तो बिहारी की रचना है। तो या किस रचनाकार पर टीका नहीं की है, क्योंकि यहाँ पे 3 रचनाकार आपको देखने को मिल गए हैं, तो प्रश्न यहाँ पे भी घुमा सकता है। अगर थोड़ा सा वो पेपर को सोचेगा कि आप इनको सरलता में देके पढ़ के निकल जाते हैं, तो वो सोचता है कि चलिए यहीं से प्रश्न बना लेता हूँ, ठीक है। बिहारी और देवनाम से इन्होंने आलोचना भी लिखी है। बाल मुकुंद गुप्त की बात कर ले तो 1865 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। कहाँ? गुड़ियानी, रोहतक, हरियाणा में। 1907 में इनका निधन हुआ है। आप ध्यान रखिएगा, एक लिस्ट बनाइए अभी कि 1907 में किस किस का निधन हुआ है। साथ ही में दूसरी साइड में उसी के बना लीजिएगा 1907 में किस किस का जन्म हुआ है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, महादेवी वर्मा और भी जो अन्य रचनाकार हैं, आप उनको वहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। स्फुट कविताओं, इसमें 42 कविताओं का इसमें संकलन है। ये मुख्यतः निबंधकार हैं। यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है कि मुख्यतः कौन, किस विशेष प्रवृत्ति का, जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र मुख्यतः नाटककार है, ठीक है। चलिए
लॉर्ड कर्जन पर व्यंग्य करते हुए शिव शंभू के चिट्ठे, और दूसरा है चिट्ठे और खत निबंध लिखे किसने? बाल मुकुंद गुप्त ने। पत्रों की बात करें तो अखबार चुनार, नया जमाना, हिंदुस्तान, भारत मित्र और भारत प्रताप, ये बाल मुकुंद गुप्त जी ने पत्रों का इनका संपादन किया था। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बात कर लेते हैं। हम बात कर रहे थे बाल मुकुंद गुप्त जी की, तो थोड़ा सा फैक्ट इनका बच गया था। इनका विवाद किससे था? तो वेंकटेश्वर के संपादक लज्जाराम मेहता से शेष शब्द को लेकर हुआ था। शेष शब्द को लेकर हुआ था। पहले एक एक शब्द को लेकर विवाद कर लेते थे ये लोग। गुप्त निबंधावली, गुप्त निबंधावली 1908 दो भागों में प्रकाशित हुई। और बात करें तो फर्स्ट भाग की, तो ये है 1927 में, और इसमें 80 निबंध है। और वहीं बात करें सेकेंड भाग की, तो ये भी 1927 में है, और इसमें आपके 47 निबंध हैं। ठीक है। आगे बात कर लेते हैं। अगले रचनाकार हैं राय देवी प्रसाद पूर्ण। 1868 जन्म की बात करें तो 1868 ईस्वी, जबलपुर कहाँ पे है आपके? तो मध्य प्रदेश में। निधन की बात करें तो निधन हुआ है 1915 ईस्वी में। 1915 ईस्वी में निधन हुआ है। इन्होंने रसिक बाटिका साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन, 1907 से 1910 तक किया था। ठीक है। आगे बात कर लेते हैं रचनाओं में। तो रचनाओं में पहले नंबर पे है धाराधर धावन, 1902 की है। ये जो है मेघदूत का ब्रज भाषा में अनुवाद। ठीक है। आगे बात कर लेते हैं मृत्युंजय, 1904। दूसरे नंबर पे है राम रावण विरोध। तीसरे नंबर पे है आप फोर्थ नंबर पे है आपकी प्रदर्शनी स्वागत, 1906। ठीक है। राम रावण विरोध ये भी 1906 की है, आप नोट कर लीजिएगा इसको भी। 5वें नंबर पे है स्वदेशी कुंडल, महत्वपूर्ण है स्वदेशी कुंडल। 6ठे नंबर पे है स्वदेशी कुंडल, 1910 की है। 6ठे नंबर पे है राजदर्शन,
राजदर्शन 1911 की। 7वें नंबर पे यदि बात करें वसंत वियोग, वसंत वियोग 1912 की। 8वें नंबर पे यदि बात करें तो नए सन 1910 का स्वागत। ठीक है। 9वें पे है अमलतास। अमलतास के बाद में है अमलतास का समय 1914 है। 10वें नंबर पे है तत्व तरंगिणी। 11वें नंबर पे है चंद्रकला और 12वें नंबर पे है संग्राम निद्रा। 1913 की। आप राय देवी प्रसाद पूर्ण का स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए बात कर लेते हैं राय देवी प्रसाद पूर्ण, क्योंकि बाकी का हम अगले उस पर देखेंगे। जन्म की बात करें तो 1868 ईस्वी। कहाँ? जबलपुर मध्य प्रदेश में। निधन 1915 ईस्वी में हुआ है। देखिए कहीं कोई मिस्टेक हो जाती है तो आप वॉइस पे मेरी ध्यान दिया कीजिए। इन्होंने रसिक वाटिका पत्रिका थी, साप्ताहिक पत्रिका, उसका इन्होंने संपादन किया था। कब से कब तक? 1907 से 1910, 7-3-10 यानी कि 3 वर्ष इन्होंने इसका संपादन किया था। रचनाओं में धराधर धावन महत्वपूर्ण है, 1902 की। ये जो है धराधर धावन, ये मेघदूत जो कालिदास की रचना है उसका ब्रज भाषा में अनुवाद है। मृत्युंजय थोड़ी सी महत्वपूर्ण है, पढ़े रहिएगा। 1904 की। राम रावण विरोध 1906 की रचना है। प्रदर्शनी स्वागत 1906 की, महत्वपूर्ण नहीं है। स्वदेशी कुंडल महत्वपूर्ण है, 1910 की। राय देवी प्रसाद पूर्ण की स्वदेशी कुंडल। राजदर्शन 1911, थोड़ा सा पढ़े रहिएगा। वसंत वियोग 1912। नए सन 1910 का स्वागत, ये थोड़ी महत्वपूर्ण है। अमलतास बहुत महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन पढ़े रहिएगा। तत्व तरंगिणी, यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना है क्योंकि तरंगिणी करके बहुत रचनाएं हैं, इसीलिए प्रश्न बनेगा। चंद्रकला संग्राम निदा 1900 ये 1913 की, बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे देखते हैं। जो बचे हुए कवि हैं उनको एक साथ में देख लेते हैं, यानी कि आज हम द्विवेदी युग को कंप्लीट कर लेंगे और इसके बाद में अगली क्लास में छायावाद में प्रवेश करेंगे। छायावाद के कथनों से रूबरू होंगे, उसकी परिभाषा, और फिर उसके बाद छायावाद के कवियों को संपूर्णता के साथ में हम पढ़ेंगे। बात कर लेते हैं अन्य कवियों में। अन्य कवि द्विवेदी युग के जो अन्य कवि हैं, पहले नंबर पे बात करें तो ठाकुर प्रसाद सिंह। ठाकुर प्रसाद सिंह की बात करें तो इनकी रचना है महामानव। 15 सर्गों का महाकाव्य, 15 सर्गों का महाकाव्य है ये। ठीक है, और महामानव गांधी जी के जीवन पर है, गांधी जी के जीवन पर। ठीक है, इन्हीं की ये महामानव दूसरी रचना पहली होगी। दूसरी है वंशी और मादल, वंशी और मादल। तीसरी है हारी हुई लड़ाई लड़ते हुए, हारी हुई लड़ाई लड़ते हुए, ये इनकी रचनाएं हैं। बात कर लेते हैं द्वारका प्रसाद सिंह। द्वारिका नहीं होता है, द्वारका। द्वारका प्रसाद सिंह, द्वारका प्रसाद सिंह कृष्णायन, इनकी रचना है कृष्णायन। इसका समय है 1943 ईस्वी। बात कर लेते हैं बलदेव प्रसाद मिश्र। बलदेव प्रसाद मिश्र, इनकी रचना है साकेत संत। देखिए प्रश्न बन सकता है, साकेत संत 1946 की, क्योंकि साकेत जो है आपको पता है किसकी है, कमेंट कर दीजिए। लेकिन साकेत संत
ये बलदेव प्रसाद मिश्र जी की है। 4th नंबर पे यदि बात करें तो उदय शंकर भट्ट, मुख्यतः नाटककार हैं उदय शंकर भट्ट। ठीक है। तक्षशिला, तक्षशिला की बात करें तो 1931 की है। 5वें नंबर पर बात करें तो प्रताप पुरोहित, प्रताप नारायण पुरोहित, प्रताप नारायण पुरोहित। प्रताप नारायण पुरोहित की बात करें तो नल नरेश, नल नरेश 1933 ईस्वी की रचना है। 1933 की रचना है। ये भी आपका महाकाव्य है, महाकाव्य, और इसमें 19 सर्ग हैं। देखिए इतना विस्तृत हम कहते नहीं हैं, हम ये जो है महाभारत के नलोपाख्यान पर आधारित हम कहते नहीं हैं, लेकिन ये तो जो पढ़ रहे हैं हमसे वो जान रहे होंगे कि मैम कितना विस्तृत हम लोगों को दे रही हैं। गुरु भक्त सिंह 6ठे नंबर पे हैं, गुरु भक्त सिंह, क्योंकि कहना ही सब कुछ नहीं होता है। नूरजहां 1935, नूरजहां 1935, और इसी के साथ में बात करें तो दूसरी रचना है विक्रमादित्य, विक्रमादित्य। 7वें नंबर पे है श्याम नारायण पांडे, श्याम नारायण पांडे, और यहाँ पे यदि बात करें तो हल्दी घाटी खंडकाव्य है, हल्दी घाटी, और दूसरे नंबर पे है इनका जौहर। ठीक है। 8वें नंबर पे यदि बात करें तो मोहनलाल महतो वियोगी, मोहनलाल महतो वियोगी, वियोगी उपनाम है इनका, ध्यान रखिएगा। तो आर्यावर्त, आर्यावर्त 1943 की इनकी रचना है। दूसरे नंबर पे बात करें तो आर्यावर्त जो है ये 13 सर्गों में है, आर्यावर्त 13 सर्गों में 13 सर्गों में है, और ये जो है पृथ्वीराज रासो पर आधारित है। जैसे कि पृथ्वीराज रासो है वैसे ही आर्यावर्त भी उसमें लिखी गई है। और दूसरी रचना इनकी तारा है, एक तारा, ये थोड़ी सी महत्वपूर्ण है, दोनों रचनाएं इनकी नोट करके रखिएगा। 9वें नंबर पे बात करें तो अनूप शर्मा, अनूप शर्मा की यदि बात करें तो पहली रचना है सिद्धार्थ 1937 की, दूसरी है शर्वाणी, इसका जो समय है 1948 है। तीसरे नंबर पे यदि बात करें तो वर्धमान है, और वर्धमान का जो समय है 1951 है। आप स्क्रीनशॉट लीजिए। वर्धमान, चलिए बात करते हैं द्विवेदी युग के अंतिम समय की। इस समय हम द्विवेदी युग से बाहर निकलने का प्रयास कर रहे हैं। जो अंतिम के कवि हैं उनको देख लेते हैं। ठाकुर प्रसाद सिंह, इनकी रचना है महामानव। ये महाकाव्य है, महात्मा गांधी जी पर आधारित है। देखिए यहाँ से प्रश्न बन जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सी रचना महात्मा गांधी पर आधारित नहीं है। उपन्यास विधा भी रखी जा सकती है, नाटक विधा भी, एकांकी विधा भी, कहानी विधा भी, और सीधे सीधे काव्य में जो गांधी पर आधारित हैं वो भी विकल्प में आपको देखने को मिलेंगी। तो महामानव जो है ये 15 सर्गों का महाकाव्य है। किसके जीवन पर आधारित है? महात्मा गांधी के। वंशी और मादल, इनकी महत्वपूर्ण है दोनों रचनाएं। हारी हुई लड़ाई लड़ते हुए, ये भी आप देख सकते हैं। द्वारका प्रसाद सिंह की बात करें तो कृष्णायन 1943 की रचना है, महत्वपूर्ण है, प्रश्न बन चुका है। बलदेव प्रसाद मिश्र साकेत संत 1946 की, इसलिए महत्वपूर्ण है। प्रश्न तो बना है लेकिन साकेत किसकी रचना है आप कमेंट कीजिएगा, हम नहीं बताएंगे, लेकिन साकेत संत बलदेव प्रसाद मिश्र की है। उदय शंकर भट्ट की बात करें तो तक्षशिला 1937 की रचना है।
ठीक है, 1931 की, मैं ही गलत कर रही हूँ, 1931 की है। प्रताप नारायण पुरोहित ने नल नरेश 1933 की रचना लिखी है। ये भी महाकाव्य है। कितने सर्ग हैं? 19 सर्ग हैं। महाभारत के नलोपाख्यान पर आधारित है। तो देखिए यहाँ पे प्रश्न कैसा बनेगा, निम्नलिखित में से द्विवेदी युगीन महाकाव्य नहीं है। यहाँ से भी प्रश्न आपका बन सकता है। विकल्प में महामानव भी रहेगा, नल नरेश भी रहेगा और आपका आर्यवर्त भी रहेगा, और इस तरीके से कोई और भी रचना आपकी रहेगी विकल्प में। ठीक है, बाद में बात कर लेते हैं गुरु भक्त सिंह। नूरजहां, ये 1935 की रचना है, और विक्रमादित्य। नूरजहां इनकी महत्वपूर्ण है। श्याम नारायण पांडे की हल्दी घाटी और जौहर, दोनों ही जो खंड काव्य हैं बहुत महत्वपूर्ण हैं। मोहन लाल महतो वियोगी की बात करें तो आर्यवर्त, एक तारा, दोनों महत्वपूर्ण है। आर्यवर्त 1943 की इसलिए महत्वपूर्ण है, एक तो इसमें 13 सर्ग है, सर्गों की संख्या से महत्वपूर्ण है। इसमें 19 सर्ग थे और इसमें 15 सर्ग थे। ज़रा कमेंट कीजिए, छायावाद की किस रचना में 15 सर्ग हैं? आप फटाफट लिखते चले जाएंगे। जो भी कैंडिडेट क्लास देख रहे हैं कमेंट जरूर कीजिएगा कि छायावाद की किस रचना में भी 15 सर्ग मिलते हैं। सर्गों से संबंधित भी प्रश्न बन सकता है। ठीक है, तो आर्यवर्त जो 1943 की रचना है मोहनलाल महतो वियोगी की, ये इसलिए महत्वपूर्ण है, एक तो 13 सर्ग हैं, साथ में ये पृथ्वीराज रासो पर आधारित है। पृथ्वीराज रासो के अनुकरण पर आर्यव्रत रचना किसने लिखी है? तो मोहनलाल महतो वियोगी ने। अनूप शर्मा की बात कर ले तो सिद्धार्थ 1937 और सर्वाणी 1948। वर्धमान इनकी थोड़ी सी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर देखते हैं, थोड़ा सा टेस्ट से आपकी चर्चा कर ले। फिर चलिए देखिए, जिन लोगों को भी टेस्ट लेना है, जैसा कि हमने बताया है टेस्ट सीरीज चल रही है, उसमें हम आपको 50 टेस्ट पेपर देंगे। संख्या बढ़ सकती है टेस्ट पेपर, प्रश्नों की संख्या, टेस्ट पेपर और शुल्क जो रहेगा वो 500 रुपये मात्र रहेगा। ठीक है, भ्रमित बिल्कुल नहीं होना है। और इसी के साथ में प्रति टेस्ट पेपर जो रहेगा वो 10 रुपये आपको पड़ रहा है, जो आपसे टाइपिंग चार्ज लिया जा रहा है। प्रति टेस्ट पेपर में प्रश्नों की संख्या 125 रहेगी। इसी के साथ में आपको कहीं पे डाउट होता है या जो भी है तो आप हमें व्हाट्सएप पे भी, हम व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं, उसकी पब्लिकली चैट ओपन करते हैं आपके लिए। ठीक है, इसके लिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए आपको कॉल करनी होगी 9568802463 पर या 9308699173। यदि आप पहले वाले पे कॉल करते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, 9568802463 पे। ठीक है, टेस्ट सीरीज आप देखिए, जहाँ पे हमने आपसे कुछ भी नहीं लिया है। कुछ बच्चों को थोड़ा सा कहीं ना कहीं संदेह होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैम हमसे पैसा लेके कहीं मतलब बंद ना कर दे, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, हमने अगर 50 टेस्ट पेपर का आपसे वादा किया है, ठीक है, तो हम वादे पे पूरा खरा उतरेंगे और कुछ आकस्मिक घटनाएं नहीं घटती हैं तो देखिए। ठीक है, और इसी के साथ में अगर पेपर की तिथि निर्धारित हो जाती है, कम से कम पेपर की तिथि से 15 से 20 दिन पहले हम आपको, 15 दिन पहले कम से कम हम आपको पूरे टेस्ट सीरीज आपकी करा देंगे। आप उसमें रिवीजन कीजिएगा। और ऐसा नहीं है कि हम एक साथ दे, देखिए एक साथ देने का मतलब ये होता है ना कि आपके पास अतिरिक्त भार हो जाता है। यदि आप समय से जुड़ जाते हो तो आपका क्या है कि जैसे जैसे टेस्ट पेपर आता है आप बीच बीच में उसको रिवीजन करते हुए आप आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो इसीलिए जो भी ज्वाइन होना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है, देखिए 10 रुपये प्रति टेस्ट पेपर है। आप कहीं अन्यत्र ना खर्च करके, और ख़ास करके मैं जो हमारी महिलाएं हैं, जो बहनें हैं, एक तरीके से कह सकती हूँ, कुछ मुझसे बड़ी भी होंगी, कुछ छोटी भी, तो मेरा सबसे यही कहना है कि जितना भी आप समय से ले लेंगी तो उतना ही आपको फ़ायदा रहेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा भी नहीं है, लेकिन हम आपको 6250 प्रश्नों का एक संकलन दे रहे हैं। ठीक है, तो इन्हीं तथ्यों को लेके आप जो भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं 9568802463 पे कॉल कर सकते हैं। और प्रश्नों का स्तर बहुत कठिन भी नहीं है, सरल भी नहीं है, एक मीडियम में हम आपको लेके चल रहे हैं और हर तरह के प्रश्नों के तथ्यों से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। तो ठीक है, आज की क्लास हम यहीं पे रखते हैं।
जो भी कैंडिडेट ज्वाइन होना चाहते हैं वो ज्वाइन हो सकते हैं। उत्तर कुंजी हम कोई भी पब्लिकली नहीं करते हैं, क्योंकि देखिए जिन्होंने पैसा दिया है वो क्या कहते हैं, मेहनत सबकी रहती है, कहीं किसी को कोई टीस ना हो, और जितना हम कहते हैं हम उससे ज़्यादा करते हैं। तो आप बिल्कुल बेफिक्र होकर टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए। ये ना सोचिए कि मैम बीच में बंद कर देंगी या प्रश्नों का स्तर एकदम सरल कर देंगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको एक मानक रूप में प्रामाणिक तथ्यों के साथ में, प्रामाणिक पुस्तकों के संकलन के साथ में आपको टेस्ट पेपर दिया जा रहा है। और जब देखिए हम आपको पूरा कोर्स एक फ्री दे रहे हैं, हम सपोज मानिए आज द्विवेदी युग हमने कंप्लीट कर लिया है, अगली वीडियो में हम छायावाद में प्रवेश कर जाएंगे। हिंदी साहित्य का इतिहास, आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल में भी 2 युग विशेष हम पढ़ चुके हैं। तो अब हम आपसे दगा क्यों करेंगे? सोचिएगा ना, आप थोड़ा सा विचार कीजिएगा कि मैम यदि कह रही है तो क्यों कह रही हैं। इसमें आप ही का फ़ायदा है। आपका इसलिए फ़ायदा है क्योंकि कहीं जो नए कैंडिडेट हैं जो अभी पहली बार परीक्षा देंगे या 1-2 बार दी है, पैटर्न नहीं समझ पाए हैं, तो वो पेपर देते देते, टेस्ट पेपर देते देते तथ्यों से रूबरू हो जाएंगे, पैटर्न को समझ पाएंगे। इसीलिए हम टेस्ट को हमारा लाने का उद्देश्य रहा है। तो ठीक है, जो भी ज्वाइन होना चाहते हैं वो कॉल कर लीजिएगा 9568802463 पे। और इसी के साथ में आज की क्लास यहीं तक। द्विवेदी युग हमने कंप्लीट किया है, और कहने का तो कोई औचित्य ही नहीं है, क्योंकि जितना विस्तृत हम दे रहे हैं हम कहते नहीं हैं, हम कहीं पे लिखते नहीं हैं। हाँ, इतना है, संपूर्ण क्रैश कोर्स है, और उसमें भी देखिए क्रैश कोर्स का मतलब होता है कि मेन टॉपिक को पढ़ा के आगे निकल जाना, लेकिन हम आपको विस्तृत पढ़ाते हुए आगे चल रहे हैं। ठीक है, तो समय से हमें कोर्स भी कंप्लीट करना है, इसलिए समय का अभाव हमारे पास भी है, आपके पास भी है। तो क्लास को, नोटिफिकेशन को आप चेक करते रहिए। और हाँ, मैंने अभी 2-3 दिन से क्लास में लाइक करने को आपसे नहीं कहा है, तो आपने लाइक करना ही बंद कर दिया। क्यों भाई, मेरे कहने का इंतज़ार क्यों करते हो? लाइक करो, कमेंट करो, और जितना हो शेयर करो। तो अगली क्लास के आप इंतज़ार कीजिए अब, क्योंकि अगली क्लास होगी छायावाद की, जिसका आपको बेसब्री से इंतज़ार रहा होगा, चतुष्टय कवियों को पढ़ने का। तो चलिए अभी के इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में छायावाद के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।